कभी कभी कुछ फिल्में होती हैं ना जो स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरती हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद मन में एक सवाल रह जाता है, क्या हम सच में उस कहानी से जुड़ पाएं? जेम्स कैमरून की नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश बिल्कुल ऐसा ही एक अनुभव है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस फिल्म की दुनिया में उतरते हैं। हम इसकी कहानी को समझेंगे, इसके जबरदस्त विजुअल्स पर बात करेंगे, किरदारों के इमोशंस को जानेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ये फिल्म अपने 3 घंटे से ज्यादा के टाइम को जस्टिफाई करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की और उस दुनिया की जहां ये फिल्म हमें इस बार ले जाती है। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां द वे ऑफ वाटर खत्म हुई थी। सली परिवार अपने बेटे नेटियम की मौत के गम में डूबा हुआ है। जैक सली और नेतिरी दोनों अंदर से टूट चुके हैं। नेतिरी के दिल में इंसानों के लिए नफरत मानो और भी गहरी हो गई है, जबकि जैक वो अब भी प्रैक्टिकल होकर बस अपने परिवार को बचाने में लगा हुआ है। और इसी इमोशनल उथल-पुथल के बीच कहानी में एक और मोड़ आता है। इंसान यानी आरडीए पैंडोरा पर फिर से लौट आए हैं और इस बार उनका इरादा सिर्फ रिसोर्स चुराना नहीं बल्कि पूरा कंट्रोल हासिल करना है। यहीं हमें पैंडोरा का एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, एक स्याह जला हुआ चेहरा। अब यहां एंट्री होती है एक बिल्कुल नए नावी कबीले की, ऐश पीपल। ये लोग पैंडोरा की उस जमीन पर रहते हैं जो ज्वालामुखी की आग में जल चुकी है। ये एवा की पूजा नहीं करते और बाकी नावी के मुकाबले ये कहीं ज्यादा हिंसक और खतरनाक हैं। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसमें जेम्स कैमरून को कोई हरा नहीं सकता, और वो है विजुअल्स। हाँ, ये फिल्म 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी है और सच कहूं तो ये लंबाई आपको इसके विजुअल स्केल में दिखती भी है। इस बार का पैंडोरा वो नहीं है जो हमने पहले देखा है। हरे भरे जंगल नहीं बल्कि जली हुई धरती है, लावा की नदियां हैं और आसमान में हमेशा धुआं है। ऐश पीपल का डिजाइन भी कमाल का है। उनकी स्किन का टोन, उनके टैटूज, उनके हथियार, सब कुछ उन्हें एक बहुत ही अलग और खतरनाक लुक देता है। एक्शन सीन्स की बात करें तो वो आपको सच में अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे। और ये सिर्फ कमाल के वीएफएक्स की वजह से नहीं है। जिस तरह से 3D का इस्तेमाल हुआ है, जो कैमरा मूवमेंट है और जो पावरफुल साउंड डिज़ाइन है, सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं कि आप खुद को उस लड़ाई के बीच में महसूस करने लगते हैं। तो एक बात तो साफ है, अगर इस फिल्म का पूरा मजा लेना है तो इसे थिएटर की सबसे बड़ी स्क्रीन और सबसे अच्छे साउंड सिस्टम के साथ ही देखना होगा। मोबाइल या लैपटॉप पर इसका वो असर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, विजुअल्स तो कमाल के हैं, पर किरदारों का क्या? क्योंकि इमोशंस के बिना तो कहानी अधूरी है। जेक सली इस बार एक ऐसे पिता के रूप में दिखते हैं जो अपराध बोध, डर और जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है। और नई तीरी, उनका गुस्सा, उनका दर्द, वो स्क्रीन पर इतना पावरफुल लगता है कि आप महसूस कर सकते हैं। वो शायद इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे इंटेंस कैरेक्टर हैं। और बच्चों की कहानी भी कुछ कम नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दुख से डील कर रहा है। लोआक को लगता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वो है, और धीरे धीरे ये बच्चे अपने माँ बाप से इमोशनली दूर होते जा रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ऐश पीपल की लीडर वरांग। देखिए, दिखने में और कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ये किरदार जबरदस्त है। वो ताकतवर है, खतरनाक है, लेकिन उसे स्क्रीन पर इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो एक यादगार विलेन या एंटी हीरो बन सके। मतलब फिल्म सिर्फ एक्शन और विजुअल्स पर ही नहीं टिकी है, ये कुछ गहरे सवाल भी उठाने की कोशिश करती है। परिवार, दुख और बाहरी ताकतों द्वारा शोषण जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन ऐश पीपल के जरिए एक और सवाल उठता है कि क्या दर्द और ताकत नावी जैसे लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं? लेकिन हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती, है ना? तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहां यह फिल्म थोड़ा लड़खड़ाती है, और वो है इसकी कहानी। देखिए, कई क्रिटिक्स का ये मानना है कि एक तरफ तो ये फिल्म एक टेक्निकल मास्टरपीस है, इसमें कोई शक नहीं, पर दूसरी तरफ कहानी कहीं ना कहीं देखी देखी सी लगती है। एक बार फिर वही इंसान बनाम नावी की लड़ाई जो हम पहले भी देख चुके हैं। और ये जो 3 घंटे से ज्यादा की लंबाई है ना, वो यहां पर थोड़ी चुभती है, क्योंकि इतना समय होने के बाद भी ऐश पीपल जैसे नए किरदारों को ठीक से एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। कई बार लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने से ज्यादा फोकस सुंदर विजुअल्स दिखाने पर है। कई समीक्षकों ने तो एक बड़ी कमाल की बात कही है कि फिल्म कई जगहों पर एक खूबसूरत स्क्रीन सेवर की तरह लगती है। मतलब देखने में तो बहुत शानदार है, पर उसमें वो इमोशनल गहराई नहीं है जो दिल को छू जाए। तो फिर इन सब बातों को मिलाकर फाइनल फैसला क्या बनता है?
क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? देखिए, ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन थोड़ा मिला जुला है। एक बात तो सब मानते हैं कि विजुअल्स तो दिमाग हिला देने वाले हैं, लेकिन कहानी और फिल्म की धीमी रफ्तार ने कई लोगों को थोड़ा निराश भी किया है। तो सवाल ये है कि ये फिल्म किसके लिए है? देखिए, अगर कोई साई-फाई, आईमैक्स और विजुअल कमाल का शौकीन है, तो उसके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है, थिएटर में ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को एक नई और कसी हुई कहानी की तलाश है, तो शायद ये फिल्म थोड़ी धीमी और रेपिटेटिव लगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अवतार फायर एंड ऐश एक ऐसी फिल्म है जिसे उसके टेक्निकल ब्रिलियंस के लिए थिएटर में ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कहानी और इमोशंस के मामले में अच्छी तो है, पर शायद बेहतरीन नहीं। और ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही एक महान फिल्म नहीं बनती। और अंत में ये फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अवतार जैसी फ्रैंचाइजी के लिए आगे क्या ज़्यादा ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी की हदों को तोड़ना या फिर एक ऐसी नई कहानी कहना जो दर्शकों के दिलों में उतर जाए? इस पर सोचना तो बनता है।